सोनापुर गांव में विजय अपने बूढ़े पिता गोपाल और अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। विजय के पास एक छोटा सा खेत था। उसी में वह मेहनत करके अपना घर का खर्च चलाता था। और विजय की पत्नी सावित्री बहुत ही खड़ूस औरत थी, जो गोपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह हर समय गोपाल पर चिल्लाती ही रहती थी। विजय भी अपने पिता से बहुत कम प्यार करता था, लेकिन गोपाल बेचारा सभी तकलीफों को झेल रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था। एक दिन की बात है, विजय खेतों पर मेहनत करने के लिए चला जाता है और इधर गोपाल बेचारा लेटे लेटे बहुत थक गया था। तो वह टहलने के लिए निकल जाता है। तभी उसे उसका पुराना जिगरी दोस्त रमणीक मिल जाता है। उसको देखकर गोपाल बहुत खुश होता है और रमणीक उससे कहता है, क्या हाल है भाई गोपाल भाई? तुम तो मुझे पूरे 2 सप्ताह से नजर ही नहीं आ रहे थे। और पता नहीं आज हम लोगों की कितनी अच्छी किस्मत होगी जो आज एक साथ मिल गए और घर में तुम्हारे बहू बेटा ठीक ठाक हैं। रमणीक भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे आज हम लोगों की किस्मत ही चमक गई, जो जिगरी दोस्त एक साथ मिल गए। और हाँ रमणीक भाई, मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में मेरे बहू बेटे भी ठीक हैं। अरे गोपाल भाई, तुम्हारी बहू कैसी है? मतलब स्वभाव से अच्छी है ना? और तुम्हारी इज्जत करती है और तुम्हें समय पर खाना भी देती है या नहीं? रमणीक की बात सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वह बेचारा अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाकर अपनी बहू की तारीफ करता है। अरे हाँ भाई रमणीक, मेरी बहू तो स्वभाव से बहुत अच्छी है और मुझे समय पर खाना पानी भी देती है और मुझे अपने पिताजी की तरह मानती है। अगर मैं खाना न खाऊं तब तक वह खाना को हाथ तक नहीं लगती है। इसीलिए मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ, क्योंकि जिसके स्वभाव अच्छे होते हैं उसके लिए विचार भी अच्छे होने चाहिए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इज्जत देने वालों को इज्जत मिलनी चाहिए। भाई तेरी तो किस्मत ही चमक गई जो तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान करे कि ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ गोपाल भाई, तुम कभी भी उससे कुछ मत कहना, क्योंकि वह बेचारी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है कि जितना कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर गोपाल की आंखों से आंसू बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वह गर्दन नीचे झुका लेता है और मन में कहता है, ऐसी बहू किसी को ना मिले। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। गोपाल जब घर में पहुंचता है तो उसकी बहू खड़ी हुई थी, जो अपनी आंखें लाल पीली कर रही थी। और फिर वह गुस्से में आकर गोपाल से कहती है, अरे महाराज, अब आप कौन सी यात्रा पूरी करके आए हो? अरे, अगर तुमसे कभी कोई काम के लिए कह दिया जाता है, तब तो तुम कहते हो कि तुम्हारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं और तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम काम कर सको, लेकिन टहलने के लिए तुम 10 किलोमीटर टहल जाओगे। तब तुम्हारा ना ही हाथ पैर दर्द करेगा और ना ही तुम्हारी ताकत कम होगी। अरे बहू लेटे, मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी थी और वैसे भी मेरी तबीयत कभी ठीक रह ही नहीं पाती। इसीलिए मैं टहलने के लिए चला गया था और वहाँ मेरा जिगरी दोस्त रमणीक मिल गया था। इसीलिए मैं उससे बात करने लगा था, तो घर आने में ज्यादा समय लग गया। वही तो मैं कह रही थी कि तुम्हें टहलने में और गप्पे लड़ाई में बहुत मजा आता है और काम करने में तुम्हारी जान निकल आती है। सावित्री के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनता है तो गोपाल पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि सावित्री उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी। लेकिन गोपाल को बहुत भूख लगी थी, तो वह सावित्री से प्यार भरी बातों में बहू कहता बेटी, है, मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा दूं। आज सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है, इसलिए और भी ज्यादा भूख लगी है। अरे अब खाना नहीं रह गया है, तो जब मैं शाम को खाना बनाऊंगी तो तुम खा लेना। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाओगे तो ज्यादा बीमार नहीं हो जाओगे और कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। उसकी बात सुनकर गोपाल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारा चुप ही रहता है।
शाम को विजय जब घर आता है तो अपने पिताजी से कहता है, अरे पिताजी, आपने खाना तो खा लिया था ना? और वैसे भी आज खाना तुम्हारे मनपसंद का ही बना था, तो तुम्हें खाते समय और भी अच्छा लगा होगा। बेटा, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था। और आज मैंने सब दिनों से कुछ ज़्यादा खाना भी खाया है, क्योंकि मनपसंद चीज़ खाने में बड़ा मज़ा आता। जिस पिता को रूखी सूखी रोटी तक नहीं मिली, वह अपने बेटे के सामने झूठ बोलकर कह देता है कि खाना बड़ा अच्छा था। अगर वह कह देता कि उसे आज खाना नहीं मिला है, तो शायद सावित्री से विजय की लड़ाई हो जाती। इसीलिए वह कह देता है कि उसके मनपसंद का खाना बना था। अपने पिताजी के मुंह से ये बात सुनकर विजय कहता है, अरे हाँ पिताजी, सावित्री तो बहुत अच्छा खाना बनाती ही है। जो भी उसका खाना खा लेता है, उंगलियां ही चाटता रह जाता है। पिताजी, आप सावित्री जैसी बहू पाकर धन्य हो गए हो। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सावित्री मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। अच्छा बेटा, अब मेरे सर में कुछ थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है, तो तुम अलमारी से मेरी दवाई निकाल कर मुझे दे दो। मैं खा लूंगा और अपने सर का दर्द मिटा सकूंगा। अरे पिताजी, आपको दिखाई नहीं पड़ता कि मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ, और अब घर पहुंचा हूं तो बैठ तक नहीं पाया हूं और आप काम बताने लगे। अरे कम से कम इतना तो कर लो, कुछ दूर पर अलमारी है, वहां से दवाई निकाल कर खा लो। और अब मैं जा रहा हूं। आराम करने के लिए मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। ठीक है बेटा, तुम जाओ और आराम करो और मुझे माफ़ कर देना। मेरे से गलती हो गई जो मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी दवाई उठाकर दे दो। विजय गुस्से में जाकर वहां से पैर पटकता हुआ चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। फिर सावित्री से कहता है, अरे सावित्री, क्या हुआ? तुम चुपचाप और बड़ी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सारा दिन मेरा काम करने में ही निकल जाता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना और खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। और आज तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। इसीलिए चुपचाप आपका इंतजार में बैठी थी। लेकिन आपके पिताजी को हम दोनों में से किसी पर रहम नहीं आता, क्योंकि वह तो सिर्फ खाते और लेटे रहते हैं। और आज तो ना जाने कितनी दूर टहलने के लिए चले गए थे। अरे, इतनी दूर टहलने जाते हैं तो इससे अच्छा तुम्हारे साथ थोड़ा काम ही कर लें। अरे सावित्री, कोई बात नहीं, मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे अगर तुम थोड़ा बहुत काम कम कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं? मैं तो कुछ कहती तक नहीं हूं, क्योंकि वह आपके पिताजी हैं। इसीलिए मैं उनकी इज्जत भी करती हूं। अच्छा छोड़ो, सभी बातों को आपको भूख लगी होगी। तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप खा लो जल्दी से। अरे सावित्री, मैं खाना तो खा लूंगा, और मैं इतना थक भी नहीं गया हूं कि जितना तुम सोच रही हो। अरे मुझसे ज्यादा तो तुम काम करती हो, और तुम बहुत थक गई हो तो तुम इसी पर लेट जाओ। मैं तुम्हारे हाथ पैर में थकावट उतारने वाला तेल लगा देता हूं और तुम्हारा सर दबा देता हूं, ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। अच्छा ठीक है जी, मैं लेट जाती हूं और फिर बाद में आप खाना भी खा लेना। शायद उन मैं दोनों के सो कमरे जाऊं। में हो रही सारी बातें गोपाल अपने कमरे से सुन रहा था। उसे बहुत दुख होता है और वह खुद से ही कहने लगता है, हे भगवान, ये मुझे कैसा बेटा दिया है। अरे, ये तो अपनी पत्नी के प्यार में इतना ज्यादा गिर चुका है कि मुझे बिल्कुल भूल गया है। मैंने इसे कहा कि दवाई लाकर दे दो, तो इसने मुझे कहा कि मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, और वहां अपनी पत्नी के हाथ पैर में तेल लगा रहा है और उसका सर दबा रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे इस घर से उठा ले। अब मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। बुढ़ापे में भी चैन की रोटी नहीं मिल रही। गोपाल को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसका बेटा होकर उसके लिए दवाई तक नहीं दे रहा और अपनी पत्नी को बहुत लाड प्यार कर रहा है। ऐसे ही कई महीने और बीत जाते हैं।
अब सावित्री को बहुत गुस्सा आता था जब वह गोपाल को देख लेती थी। अब उसके मन में कुछ ऐसा करने के लिए चल रहा था ताकि गोपाल इस घर से बाहर चला जाए और कभी लौट कर ही ना आए। इस बुढ़े से मैं परेशान हो गई हूं। ये दिन भर खाता रहता है और आराम करता रहता है। इसका मेरे लिए इस घर में नर्क बन गया है। अब इस घर में कुछ भी हो, मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं इस बुढ़े को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। इधर विजय खेत में काम कर रहा होता है। तभी एक पड़ोसी के साथ आता है और वह विजय से कहता है, अरे विजय भाई, कैसे हो? और तुम तो इस बार सबसे पहले खेतों में मेहनत करके सबसे पहले फसल उगा लोगे। अरे भाई, क्या करूं? सबसे पहले मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि इस फसल को जल्दी बेच दूंगा ताकि अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने ले सकूं और घर का अच्छे से खर्च चला सकूं। हाँ, पत्नी से याद आया कि तुम्हारी पत्नी का स्वभाव कैसा है। वह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती है और तुम्हारे पिताजी का ख्याल अच्छे से रख रही है या नहीं? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है। अरे मेरी पत्नी तो इतना काम करती है कि जितना हमारे गांव की कोई औरत नहीं करती होगी। और मेरे पिताजी तो बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें सावित्री बहू मिली है। सावित्री मेरे पिताजी का इतना ख्याल रखती है कि समय पर खाना पानी और दवाई देती है। कभी कभी उनका सर दर्द करने लगता है तो उसका सर भी दबा देती है। चलो, अच्छा है कि तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखने वाली तुम्हें एक पत्नी मिल गई। और सच में तुम्हारे पिताजी तो फिर बहुत खुश नसीब हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं। मुझे भी मेरे खेतों में काम करना है। शाम को विजय जब घर आता है तो सावित्री विजय से कहती है, अरे जी देखो, अब मुझे पायल खरीद दो। अपने पिछले साल ही कहाँ था, लेकिन अब इस साल तो खरीद दो। और ज्यादा, मैं आपसे कुछ खर्चा भी नहीं करवाती हूँ, तो इतना तो कर दो मेरे लिए। अरे सावित्री, मैं तुम्हें पायल तो आज ही खरीद देता, लेकिन मजबूरन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे मैं जैसे तैसे घर चला पा रहा हूं और यहां फसल बोने के बाद जब अच्छी तैयार होगी तो इसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए पायल जरूर खरीद दूंगा। अरे, आप पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे, शायद आपको नहीं मालूम कि आपके पिताजी के पास कितने पैसे हैं। मैंने एक दिन देखा था कि उनके पास बहुत पैसे हैं और वह पैसे वो किसी को नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्हें छुपा कर रखा है। लेकिन मैं आज तक उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया है, तो मैं उनसे क्या कहूंगा जो वह मुझे पैसे दे देंगे। और मुझे यह भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके पास पैसे होंगे। अरे, आपको यकीन हो और या ना हो, लेकिन मैं कह रही हूँ, तो उनके पास पैसे जरूर हैं। अरे, मैंने अपनी आंखों से देखे थे उनको पैसे गिनते हुए। और रही बात पैसे मांगने की, तो आप कहना कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं डॉक्टर को भी दिखाया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अस्पताल में पैसे जमा करवा दो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। बस वह तुम्हें पैसे दे देंगे, क्योंकि एक पिता अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठीक है सावित्री, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके यह भी कोशिश करके देख लेता हूं। अगर पिताजी ने पैसे दे दिए तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी पायलें खरीद दूंगा। अपनी पत्नी पर विश्वास करके विजय अपने पिताजी के पास जाता है और उदास होकर कहता है, अरे पिताजी, अब क्या होगा? अब तो मैं बहुत परेशान हूं। अरे पिताजी, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी बहू सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि पैसे पहले जमा करवा दो तो मैं इनका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूंगा। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं सावित्री का इलाज करवा बेटा, सकूं। तो तुम ज्यादा उदास मत हो। और मेरे पास कुछ पैसे पुराने जोड़े हुए रखे हैं, तो तुम उनसे सावित्री बहू का इलाज करवाना और जल्दी से ठीक करवा लेना। पिताजी, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो और फिर वह मैं पैसे अस्पताल में जमा कर दूंगा। आज सावित्री का इलाज जल्दी हो सके। फिर गोपाल अपने बेटे विजय पर विश्वास करके उसे पैसे दे देता है। अपने पति के पास पैसे देखकर सावित्री बहुत खुश होती है। देखो जी, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। और यहाँ जाने यह कब हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे, और अब इनकी दवाई का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। तो अब हम लोगों के पैसे बेफालतू में खराब हो रहे हैं।
अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पिताजी इस घर से चले जाएं। हाँ, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो कि हमारे पैसे हुए फालतू में खराब हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने पिताजी को ऐसे घर से भगाया तो गांव के लोग देखेंगे और वह मेरी इधर उधर चुगली करेंगे कि बेटे ने अपने आप को घर से भगा दिया, और मैं बेटे होने के नाते ऐसा कर भी नहीं सकता। और अगर पिताजी के लिए दवाइयां आती रहेगी तो हम कंगाल भी हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम ही बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे मन में एक तरीका है जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे पिताजी भी हमारे घर से चले जाएंगे। तरीका कुछ ऐसा है कि 10 रुपए या 20 रुपए खर्च होंगे। इतने रुपए में तुम्हारे पिताजी इस घर से चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या तरीका है जो इतने कम रुपए में पिताजी यहाँ से चले जाएंगे? अच्छा, तुम मुझे वह तरीका जल्दी से बताओ। शायद हमारे लिए वह बहुत अच्छा हो। देखो, तुम आज ही बाजार जाओ और वहां से कुछ रुपए की दवाई ले लेना, जो दवाई आदमी को बेहोश कर देती हो, न कि मार देती हो। और उसे दवाई को मैं खाने में मिला दूंगी, और जब उस खाने को तुम्हारे पिताजी खाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे और तुम उन्हें रात में कहीं भी फेंक देना, जैसे जंगल में फेंक देना। बस फिर हम दोनों ही इस घर में रहेंगे